नमस्ते विद्यार्थियों। अब इससे पूर्व जो क्लास थी उसमें मैंने आपको ये बताया कि पूर्व रूप और पर रूप क्या होता है। पूर्व रूप और पर रूप में अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि ए के मतलब है, एक तो मैंने बताया कि एंग और दूसरे में बताया था मैंने और एंग, ऐसा बताया था। तो ऐसी कंडीशन जहाँ कहीं भी हो, यहाँ पर ये एस में जाके मिलेगा तो ये हमेशा एस की तरह दिखेगा, और जहाँ एस की तरह दिखे वो क्या हो जाएगा, वो पूर्ण रूप दिखेगा। ठीक है कि नहीं है। और यहाँ पर क्या होगा, ये इसमें जाकर समाहित हो जाएगा, यानी ए और ओ है उसमें ये जाकर मिल जाता है। तो ये कौन सा रूप कहलाता है, ये पर रूप कहलाता है। ये बात आपकी पूर्व क्लास में अच्छी तरह से समझा दी थी, जो आपकी समझ में आ गई होगी। अब क्या होता है कि पूर्ण रूप और जो पर रूप होता है, पूर्ण रूप और पर रूप जो होता है, इसके अंतर्गत कुछ ऐसे अपवाद होते हैं। पाणिनि भगवान ने कुछ ऐसी चीजें गिनवाई कि यहाँ ये फिक्स है कि यहाँ पर आप इसका पर रूप ही कर देना। तो क्या गिनाया पर रूप संधि के रूप में, पर रूप संधि। इसमें भगवान ने क्या गिनाया, सबसे पहले उन्होंने एक बात बताई, क्या बताई, सकंद्वा दिसु पर रूपम वाच्य। उन्होंने एक बात बताई, सकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम। सकंद्वादी एक गण का नाम है। सकंद्वादी गण में पठित कुछ ऐसे शब्द गिना दिए कि इस गण में जो पढ़े गए शब्द है, इनके साथ में टी संज्ञक का पर रूप एक आदेश हो जाना चाहिए। सकंद्वादी गण में पठित शब्दों के साथ जो टी संज्ञक है, क्या, जो टी संज्ञक है, जिसकी टी संज्ञा हुई है, ऐसे का पर रूप एक आदेश कर देना चाहिए। अब टी संज्ञा मैंने आपको इससे पूर्व जो क्लास थी उसमें एक संज्ञा का अलग से क्लास ली थी, तो उसमें मैंने टी संज्ञा के बारे में बताया था। वहां पर एक नियम आता है, अचो अंत्यादि टी, अचा मध्य यो अंत्य तत्ते संज्ञम स्यात्। अचो के मध्य जो अंतिम अच है वहां से लेकर अच समुदाय तक की जो है वो टी संज्ञा हो जाती है। तो ऐसे सकंद्वादी गण में पठित, यानी पहला शब्द सकंदु गण का पढ़ा हुआ है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्होंने एक पहला शब्द गिना दिया सकंदु, ऐसे गिना दिया सकंदु, यानी ये पहला शब्द, इसलिए सकंद्वादी इसका नाम रख दिया। सकंद्वादी गण में कुछ ऐसे शब्द पढ़े गए हैं जिनके साथ में अपन पर रूप संधि करेंगे। तो जो सकंदु है, आप इसे सकंदु का अपन संधि छेद करेंगे तो क्या होगा, सकदन अंदु, सकत अंदु अंदु होता है। तो इन्होंने एक चीज और बताई कि ऐसे क्या होना चाहिए जिनकी टी संज्ञा हुई हो। टी संज्ञा किसकी होती है, जो अंतिम अच होता है उसकी टी संज्ञा होती है। तो यहाँ पर सक में क्या है, आ है, बाद में अंदु का अ है। अका सवर्ण से सवर्ण दीर्घ होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था, लेकिन अका सवर्ण से दीर्घ का बांध कर और सकंद्वादी गण में पठित शब्दों के साथ में हम दीर्घ नहीं करेंगे। यहाँ ये इसका अपवाद हो गया। दीर्घ का अपवाद कौन, क्या है, सकंद्वादी सुपर रूपम वाच्यम। ये वार्तिक है एक, ये वार्तिक जो है इसका क्या हो जाता है, अपवाद बन गया है यहाँ पर। अब यह दीर्घ संधि नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि सबसे पहले हम टी संज्ञा करेंगे तो किसकी टी संज्ञा की, हमने आ की, जो अंतिम सक में अ है उसकी टी संज्ञा कर दी। अब जब ये टी संज्ञा हो गया है तो अपन क्या करेंगे, पर रूप एक आदेश करेंगे। तो ए का पर रूप एक आदेश करेंगे तो क्या होगा, बाद वाले में जाके मिल जाएगा। तो ए बाद वाले में जाके मिल गया, मिलते ही यहाँ पर क्या हो गया, सक का क्या तो आधा हो गया, अंदु का अंदु हो गया, और जब अपन ने मिलाया तो क्या बन गया, सकंदु बन गया। सकंदु एक सक देश का कुएं को बोलते हैं, सक देश का कुआं होता। तो ये कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि बताओ सकंदु का संधि छेद क्या होगा, सकंदु की कौन सी संधि है। तो सकंदु का संधि छेद होगा सक धन अंदु, और ए और ए दीर्घ होता है लेकिन नहीं हुआ, और यहाँ पर ए को की संज्ञा कर दी अचो अंत्यादि टी से। ये टी संज्ञा होने के बाद में ये टी संज्ञा का, इसलिए हम सकंद्वादी सुपर रूपम वाच्यम इस वार्तिक से इस ए को बाद वाले ए में ले जाकर मिला देंगे। तो यहाँ पर ये एक ही ए बनेगा, एक ही ए होने की वजह से कै में एक ही ए है। जैसे सकंदु, ऐसे मैंने लिखा करकंदु, करक देश का कुआ करकंदु, सकंदु सक देश का कुआ सकंदु। करकंदु में यहाँ पर कै में क्या है, अ है, और संधि छेद करो इसका,
करक धन अंधु। करक में कै में क्या है ए, अंधु का ए, यहाँ भी दीर्घ प्राप्त होता है, इसकी टी संज्ञा कर देंगे और जिसकी टी संज्ञा हो जाएगी उसका पर रूप कर देंगे। पर रूप करेंगे तो अपना रूप क्या बनेगा, अपना रूप बनेगा करक, पर रूप करते करकंदु बनेगा, सकंदु, करकंदु। फिर उसके बाद में अपन कई शब्द पढ़ते हैं, जैसे उल्टा। उल्टा किसे बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं बेविचारणी जो स्त्री होती है उसको उल्टा बोलते हैं। पुल प्लस अट्टा, पुल प्लस अट्टा। यह कुल में क्या है ए, बाद में अट्टा का अ है, इसकी भी टी संज्ञा हो जाएगी और टी को पर रूप कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, उल्टा, उल्टा बन गया। ऐसे ही अपन आगे रूप देखते हैं, तो जैसे हल धन ईसा, हलीसा। हलीसा, हल का जो स्वामी होता है, जो हल को लेकर चलता है, उसको क्या बोलते हैं, हलीसा बोलते हैं। तो हलीसा कौन थे, हल का स्वामी कौन था, बलराम था। तो हलीसा का अर्थ क्या होता है, बलराम। हलीसा में अपन लिखेंगे हल, हल धन ईसा, हल धन ईसा। देखो ले में क्या है, आ है, बाद में क्या है, ई है। बताओ यहाँ आत्मगुणसी गुण होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आत्मगुणसी गुण की प्राप्ति होती है, लेकिन यहाँ पर यह हलीसा किस गण में पठित है, सकंदीवादी गण में पठित है, इसलिए यहाँ पर गुण नहीं होकर हम इस एक ही क्या कर देंगे, टी संज्ञा कर देंगे और जो टी है उसको पर रूप करेंगे। पर रूप करेंगे तो ये ल तो इस ई में जाके मिल गया, और मिल गया तो ई की मात्रा ल में मिलाएंगे तो अपना क्या मिल जाएगा, हलीसा रूप बन जाता है, हलीसा पद बन जाता है। ऐसे ही लांगलीसा, ऐसे रूप क्या बनता है, लांगलीसा। देखिए लांग लिसा, यहाँ पर इसका संविच्छेद करेंगे लांग गल धन ईसा। यहाँ पर ये आ धन ई, अ धन ई। अब लांगल ईसा अ धन ई में क्या करेंगे अपन, वो गुण प्राप्त होता है, इसकी टी संज्ञा कर देंगे और इसको बाद वाले में मिला देंगे, ले जाएंगे तो रूप क्या बन जाए अपना, लांगल ईसा रूप बन जाता है। ऐसे अपन लिखेंगे मनीषा, मनीषा। और मनीषा में क्या होता है, मनस धन ईसा होता है। यहाँ पर मनस में अंत में सौ है, अच का अ नहीं है, लेकिन अंचोत्यादि की ने ये बताई थी कि अंतिम अच, अंतिम जहां अच होगा उस अच के साथ में अगर व्यंजन में बैठा है तो उस पूरे समुदाय की संज्ञा होनी चाहिए। तब अपन यहाँ देखते हैं तो मन धन, मन में से एक को बाहर निकालेंगे, अस बनेगा और अस के बाद में ईसा है, तो यहाँ पर अच में न में अ है, अंत में अच में, तो पूरे अस की संज्ञा होगी, पूरे अस की संज्ञा होगी। पूरा अस किस में जाके मिल जाएगा, ई में जाके मिल जाएगा। तो ई में जाके मिलेगा तो ई का पर रूप बन जाएगा, मतलब अस किस में जाके मिल गया, ई में जाके मिल गया, तो अपना रूप क्या बना, मन धन ईसा, और मिलाएंगे तो क्या बना, मनीषा। मनीषा किसे बोलते हैं, मनीषा बोलते हैं मन का जो स्वामी होता है उसको मनीषा कहते हैं। और मन का स्वामी कौन होता है, मन का स्वामी होता है बुद्धि, जिसके माध्यम से हम मन के ऊपर नियंत्रण कर बैठते हैं। उसके बाद में आता है पतंजलि। पतंजलि एक ऋषि मुनि का नाम है, पतंजलि। पतंजलि में अपन संविच्छेद करते हैं तो क्या होता है, पतत धन अंजलि। अंजलि का मतलब होता है हाथ, और पतत का मतलब गिरा, यानी हाथों में आकर जो गिरे थे वो कौन से ऋषि मुनि कहलाए थे, पतंजलि कहलाए थे। तो भगवान पतंजलि जो है ये शेष नाग का अवतार है और ये अपने हाथों में आकर गिरे थे, इसलिए यहाँ पर ये जो गोनिका है, इस गोनिका के हाथों में गिरने से इनका नाम क्या निकाल दिया, पतंजलि नाम निकाल दिया है। पतंजलि भगवान ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, महाभाष्य ग्रंथ लिखा है, जो सभी ग्रंथों का एक सार है, जिसको अपन प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, पत धन अत, पत अत, जैसे इसका समुच्चय करते हैं तो तय में से एक को बाहर निकाल देंगे और अंजलि का आ जाएगा। अब ये जो अत है, इस अत की क्या संज्ञा कर देगा, हम की संज्ञा कर देंगे और इसमें मिला देंगे, ए में ले जाके मिला देंगे।
तो पूर्व पर रूप होगा तो पूरा अर्थ जाकर किस अ में मिल गया, पर रूप अ में जाके मिल गया, इसलिए हमारा रूप क्या बनेगा, पतंजलि रूप सिद्ध हो जाता है। पतंजलि अपन रूप पढ़ते हैं। ऐसे ही ये सारे जो भी शब्द अपन पढ़ रहे हैं ये कौन से गण के पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं अपन सकंदवादी गण के पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर सीमांत होता है, सीमांत में एक तो सीमंत होता है और एक सीमांत होता है। तो सीमंत होता है, सीमंत में अपन क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो सीमन धन अंत करेंगे, सीमन धन अंत करेंगे। इसका संधि विच्छेद दो तरीके से आपको प्राप्त होगा, कहीं कहीं पर आपको सीम धन अंत भी होगा, सीम धन अंत भी होगा। यहाँ पर अपन देखते हैं तो सीम है और अंत का ए को बाहर निकालेंगे, अंत का अंत लिखेंगे और यहाँ पर इसकी टी संज्ञा कर देंगे और टी संज्ञा करने के बाद में ए में जाके मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ये सीमंत बन जाएगा। ऐसे भी इसमें भी ए है, ए की टी संज्ञा उनके बाद ही ए में जाके मिलता है तो भी सीमंत ही बनता है। कई बार अपन ने का लोप कर लेते हैं और कई बार नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका अगर दोनों में से शुद्ध पूछे कि सीमन अंत सही है या सीमधन अंत सही है, तब अपन सीमन शब्द का प्रयोग करेंगे। सीमन शब्द है मूल जहाँ से इसका संधि विच्छेद होता है। अब यह सीमंत जो है ये सीमंत दो बनते हैं, एक सीमांत भी बनता है और एक सीमंत भी बनता है। तो इन्होंने ये कहा कि जो सीमंत बनता है ये सीमंत एक संस्कार का नाम होता है और जो समान सीमंत संस्कार का नाम होता है तो सीमंत के अंदर केस को संवारा जाता है। तो केस वेश अर्थ में, केस वेश अर्थ में जहाँ केस वेश का अर्थ हो यानी केस वेश का अर्थ हो तो वहां पर तो कौन सी संधि हो जाएगी, पर रूप संधि हो जाएगी, पर रूप संधि हो जाएगी। और जहाँ केस वेश का अर्थ नहीं आएगा, जहाँ केसों से संबंधित कोई अर्थ नहीं लेंगे, उस संस्कार से अपन को कोई मतलब नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, ए और ए मिलकर दीर्घ संधि हो जाएगी और दीर्घ संधि हो जाएगी तो रूप अपना क्या बनेगा, सीमांत शब्द बनता है। तो केस वेश का जहाँ पर अर्थ आ जाता है, जहाँ केसों को संवारा जाता है, तो 16 संस्कार होते हैं। उन 16 संस्कारों में एक सीमंत संस्कार होता है, सीमंतो नयन संस्कार होता है, जिसके अंतर्गत ये जन्म से पूर्व संस्कार माना जाता है। सीमंतो नयन संस्कार जन्म से पूर्व खंड नंबर का संस्कार है, जिसके अंतर्गत इस संस्कार को किया जाता है। अगर इस सीमंत संस्कार के अंतर्गत क्या होता है कि जो मतलब महिला होती है, उस महिला की केस संवारे जाते हैं, बीच में से सीमा निकाली जाती है, मांग इत्यादि जिसको अपन बोलते हैं, वो इस प्रकार का एक संस्कार होता है। तो केस वेश अर्थ में अगर सीमंत शब्द का प्रयोग करेंगे तब तो होगा पर रूप, और केस वेश अर्थ में नहीं करेंगे तब होगा सीमांत शब्द बनेगा। उसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं तो अपन को मिलता है केस वेश के बाद में अपन ने देखा एक बनता है सारंग, सारंग और एक बनता है सारांग, ये दो पद बनते हैं। सारंग का संधि विच्छेद करते हो सार धन अंग होता है, इसका भी संधि विच्छेद करते हो तो क्या होता है, सार धन अंग होता है। लेकिन पाणिनि भगवान ये कहा, क्या कहा कि अगर ये सारंग पशु पक्षी के अर्थ में है, किस अर्थ में है, पशु या पक्षी के अर्थ में है, पशु पक्षी, पशु पक्षी के अर्थ में है, तब तो करना पूर्व रूप पर रूप, और पशु पक्षी के अर्थ में नहीं है, कोई बलशाली के रूप में है, बलशाली के रूप में है, तब करना दीर्घ संधि। देखो अ और ए को यहाँ पर अ और आ है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी अ और आ है, दीर्घ संधि प्राप्त होती है। लेकिन इस सारंग का अर्थ पशु पक्षी के अर्थ में अगर अपन लगाते हैं, सारंग का अर्थ जो है पशु और पक्षी दोनों अर्थों में इसको पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ा जाता है कि जो पक्षी अर्थ है उसमें तो सारंग का अर्थ होता है चातक, और जो पशु अर्थ है उसमें इस सारंग का अर्थ होता है हिरण, हिरण होता है। तो ये पशु अर्थ में भी सारंग का अर्थ हिरण होता है, पक्षी अर्थ में सारंग का अर्थ चातक होता है। यहाँ पर सारंग का मतलब यहाँ पर बलशाली बैल जिसको बोलते हैं, ऐसा इसका अर्थ मानते हैं। तो पशु पक्षी के अर्थ में नहीं होगा तो दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ होगा तो रूप बनेगा सारंग, और अगर
पशु पक्षी के अर्थ में है तो ए की टी संज्ञा हो जाएगी, ए भी बाद वाले में जाकर मिल जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ दीर्घ नहीं होकर पर रूप होने से एक ए दिखेगा और मिलाएंगे तो अपना रूप क्या बन जाएगा, सारंग रूप सिद्ध हो जाएगा। सारंग अपन पढ़ सकते हैं। ऐसा ही एक रूप बनता है मार्तंड, मार्तदन अंड, क्या बनता है, मार्तंड बनता है, मार्तदन अंड। ये भी एग्जाम में पूछते हैं, मार्तदन अंड। यहाँ पर कई बार इसका जो संधि विच्छेद है वो मृतधन अंड भी होता है, मृतधन अंड भी होता है, लेकिन बाद में यहाँ पर जो मेमोरी है उसको वृद्धि हो जाती है, इसलिए आ का रूप लेता तो मार्त बन जाता है। मार्त में तभी क्या है, बाद में इनका आ है। यहाँ पर इस ए की कौन सी संज्ञा कर देंगे, टी संज्ञा कर देंगे, इसमें जाकर इसको पर रूप कर देंगे तो ये ए किस में जाके मिल जाएगा, ए में ही जाके मिल जाएगा। अपना रूप क्या बनेगा, मार्तंड बनेगा। मार्तंड यानी सूर्य की किरण को बोलते हैं। ऐसे ही इसका भी ऐसे ही ए रहेगा, बाद में रहेगा, दीर्घ संधि का अपवाद है, इसकी टी संज्ञा हो जाती है, इसमें जाके मिल जाता है। ये भी कैसे बनता है, ऐसे मार्तंड बनता है। अब दोनों एक जैसे बनते हैं, लेकिन संधि विच्छेद इनकी दो तरीके से होता है, मर्तधन अंड भी होता है और मार्तधन अंड भी होता है। शुद्ध कौन सा होता है, ज्यादा शुद्ध होता है, मृतधन अंड होता है। ये मूल पद है, यहाँ से फिर यहाँ जो री है इसको वृद्धि आर हो जाती है, इसलिए मार्त बनता है। फिर मार्त से अपन अपना मार्तंड बनाते हैं। तो दोनों में से दोनों पूछ लेके मार्तधन अंड सही है, मृतधन अंड, तो फिर मृत वाला रखेंगे। और मृत वाला नहीं आएगा, सिर्फ मार्त वाला दिखता है तो फिर मार्त अंड वाला इसका अर्थ मतलब संधि विच्छेद शुद्ध के रूप में देख सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। इस स्थिति में अपन देख सकते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं आगे, तो एक नियम आता है औपोष्टयो समासे। औपोष्टयो समासे व, ऐसा एक वार्तिक आता है औपोष्टयो समासे व। इसमें ये कहता है ओतु और ओष्ठ पद के रहने पर, ओतु और ओष्ठ पद के रहने पर जो पर रूप संधि अपन करते हैं, पर रूप संधि जो करते हैं वो संधि विकल्प से होनी चाहिए, विकल्प से। लेकिन कब होनी चाहिए, समास के परे रहने पर, यानी कोई समासिक कार्य होना चाहिए उसमें, तब होगा, अन्यथा नहीं होगा। औपोष्टयो समासे व, ओतु या ओष्ठ शब्द के परे रहने पर के साथ में समास इत्यादि कार्य होने पर रूप संधि होती है विकल्प से। एक बार होगी और एक बार नहीं होगी। यदि एक बार होगी एक बार नहीं होगी तो अपन देखते हैं, जैसे स्थूल ओतु, स्थूल धन ओतु बनता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे स्थूल ओतु मोटी बिल्ली को बोलते हैं। स्थूल ओतु किसको बोलते हैं, जहाँ मोटी बिल्ली होती है उसको बोलते हैं। यहाँ पर ले में आ है, बाद में ओ है। देखो इसने ओतु पद के लिए कहा तो ओतु का ओ आ गया। अब यहाँ पर वृद्धि संधि होनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने कहा कि समास इत्यादि कार्य हो रहा है तो फिर वृद्धि मत करना, पर रूप कर देना। तो स्थूल ओतु क्या है, एक मोटी बिल्ली को बोलते हैं, और जो मोटी बिल्ली होती है उसके अंतर्गत स्थूल ओतु के अंतर्गत कर्मधारय समास हो जाता है। तो समासी कार्य होने की वजह से यहाँ पर विकल्प से अपन क्या करेंगे, पर रूप कर देंगे। जब पर रूप कर देंगे तो उसमें जाके मिल जाएगा, अपना रूप क्या बनेगा, स्थूलोतु, क्या बन जाएगा, स्थूलोतु बन जाएगा। लेकिन जहाँ समास कार्य नहीं, मतलब जहाँ पर ये विकल्प से होगा, एक बार होगा एक बार नहीं होगा, जहाँ पर नहीं होगा तो अपना क्या है, स्थूल दंड। ऐसे कैसे हैं ये, अब यहाँ पर जब पर रूप संधि नहीं होगी तो आगे बाद में ओ है, ओ है तो क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि हो जाएगी तो वृद्धि क्या होगी, औ होगी। वृद्धि औ होगी तो अपना रूप क्या बनेगा, स्थूलोतु। ध्यान दीजिए ये दो रूप बनते हैं। कई बार पूछे हैं कि बताओ स्थूलोतु शुद्ध है या स्थूलोतु शुद्ध है, दोनों ही शुद्ध है। स्थूलोतु मोटी बिल्ली को बोलते हैं। जैसे बिंबोष्ट, जैसे बिंब धन ओष्ठ, बिंबोष्ट, बिंब की तरह होठ है जिसके, उसको क्या बोलते हैं, बिंबोष्ट बोलते हैं, बिंबोष्ट। ये दो रूप बनते हैं, ये भी बिंबोष्ट, बिंबोष्ट।
बिम जानते हो, बेल बोलते हैं, बेल की तरह जिसके मोटे होठ होते हैं। तो मोटे होठों की जो उपमा होती है वो बेल के समान होती है, तो बेल की उपमा दी जाती है कि बिंबवत ओष्ठम यस्य स इति बिंबोष्ठम, या बिंब ओष्ठ बिंब ओष्ठ इति, यानी बिंब की तरह होठ है जिसके, तो मतलब होठों की विशेषता बता रहे हैं यहाँ पर। जहाँ विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है, उपमान उपमेय का संबंध होता है वहाँ पर भी कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ बिंबोष्ठ में होठों की उपमा दे रहे, जैसे आंखें जिसकी सुंदर होती है तो किसकी उपमा देते हैं, ऐसे बोल देते हैं तो इनकी आंखें सुंदर है। और उपमा अगर अपने देनी हो तो किसके साथ में देंगे, तब देते हैं मृग लोचनी, मृग की आंखें बहुत सुंदर होती है, इसलिए हम हमेशा जिसकी आंखें सुंदर होती है उसकी उपमा मृग की आंखों के साथ में देते हैं कि मृग लोचनी, मृग की तरह आंखें हैं जिसकी, कमल नयनी, कमल की तरह नयन है जिसके। इस प्रकार जैसे चंद्रमुख ज्यादा सुंदर होता तो चंद्रमुख बोलते हैं, चंद्रमा के समान सुंदर है। तो इसी प्रकार जिनके होठ सुंदर हो तो किसकी उपमा देंगे, बिंब की उपमा देंगे। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बिंब धन ओष्ठ होगा, और यहाँ पर ओष्ठ पद के रहने पर बिंबोष्ठ समासी रहने की वजह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, पर रूप कर देंगे, और पर रूप में ओ बन जाएगा तो माना बनेगा बिंबोष्ठ, यही मात्रा रहेगी। और जहाँ पर विकल्पिक काम होगा वहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर भी ए के बाद में ओ रहने पर वृद्धि कर देंगे, तो वृद्धि क्या हो जाएगी, औ हो जाएगी, और अपना रूप क्या बन जाएगा, बिंबोष्ठ बन जाएगा। तो इस प्रकार से बिंबोष्ठ पद को भी समझकर अपन आराम से काम कर सकते हैं। जैसे बिंबोष्ठ है, कंठोष्ठ है, दंतोष्ठ है इत्यादि शब्दों को अपन समझ सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद में इसी पर रूप को समझाने के लिए एक नियम और आता है, ओमांगोष्ठ। एक नियम और आता है ओमांगोष्ठ। ओमांगोष्ठ जैसे एक नियम आता है, ओमी आंगी चात परे पर रूप में एकादेश है श्याम। ये कहता है या तो ओम पर में हो या फिर आंग का आ पर में हो, पर में हो तो क्या हो जाना चाहिए, पर रूप एक आदेश होना चाहिए। ओमी आंगी चात परे पर रूप में एकादेश है श्याम। तो हम लिखते हैं जैसे शिवाय ओम, शिवाय ओम, तो शिवाय ओम लिखते तो यहाँ पर आ है, पद में क्या है, ओम का ऊपर में है, ऊपर में है, तो उमांगों से नियम से अपन क्या कर देंगे, इस ए को भी क्या मिला देंगे, ओ में मिला देंगे। ओ में मिलाएंगे तो अपना रूप क्या बनेगा, शिवायो मैं, और मैं को अनुस्वार कर देते तो इसलिए रूप अपना क्या बन जाता है, ऐसे शिवायो, ऐसे लिखते हैं इसको, शिवायोम लिखते हैं। जैसे लिखते हैं अपन शिवेही, शिवेही, अब शिवेही का संधिविच्छेद करते हैं तो शिव धन आंग का आ, धन ई बनता है, यहाँ पर ई बनता है, तो यहाँ आ और ई को पहले अपन क्या कर देंगे, गुण कर देंगे, तो गुण करने के बाद में क्या बन जाता है, ई बन जाता है। अब अपना संधिविच्छेद क्या हो गया, शिव धन एही, ये एही में हम क्या देख रहे हैं, आंग देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, यहाँ आंग का आ था पहले, अब आंग का आ और ई मिलकर ए बना है, तो पूर्व में जब अपन देखते हैं तो यहाँ पर आंग का ए है, इस वजह से अपन क्या करेंगे, इस ए को और ए रहने पर संधि तो कौन सी होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन वृद्धि नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, कि आंग के रहने पर, तो आंग के रहने पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर रूप कर देंगे। जब पर रूप करेंगे तो अपना रूप क्या बनेगा, शिवेही बनेगा। शिवेही पद कई एग्जामों में ऐसा पूछा है कि सर संधि विच्छेद बताइए, तो दोनों संधि विच्छेद पूछते हैं इसकी, शिव धन एही और शिव आंग एही, सही कौन सा है, तो पहले वाला सही है, शिव आंग एही। जब ये नहीं आए तब आपको शिव धन एही इस प्रकार का संधि विच्छेद करके और रूप को समझाना चाहिए, समझना चाहिए। इस प्रकार से ये जो है पर रूप की जो संधि होती है वो अपनी कंप्लीट होती है, पर रूप और पूर्व रूप संधियां कंप्लीट होती है। आगे की जो क्लास है उसमें नेक्स्ट संधि समझाई जाएगी।